अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं पीएचडी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वक्त मैं मोनाश क्लिंटन कैंपस मेलबर्न में मौजूद हूँ और मैं जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ में पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि एक वीडियो की सीरीज़ बनाई जाए जहाँ पे स्पेशली जो सोशल साइंसेज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक प्रोसेस समझा सकूँ कि कैसे वो बिल्कुल एक स्टार्ट से लेकर स्क्रैच से लेकर अपना एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग मास्टर बाय रिसर्च करना चाह रहे हैं या जो भी आगे जाके पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज में मैं स्पेसिफिकली वीडियोस को मैं डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्टार्ट से लेके यानी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ से लेके एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, उसके अलावा आपने सुपरवाइजर को कैसे कांटेक्ट करना है, ईमेल उस ईमेल का कंटेंट क्या होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल से लेके इवन एंड वीज़ा तक का जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना। अच्छा, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, यानी एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप का नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो पीएचडी है फुल टाइम वो 3 से 4 साल का होता है और जो पार्ट टाइम है वो 6 से 8 साल का होता है। अगर हम प्रीवियस क्वालिफिकेशन की बात करें, जो रिक्वायर्ड है आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए, या तो आपने बैचलर किया हो जिसके लास्ट ईयर में रिसर्च कंपोनेंट यानी थीसिस शामिल हो, या फिर आपने मास्टर किया हो, मास्टर बाय रिसर्च, तो आप एलिजिबल है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। अगर आप मास्टर बाय रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने बैचलर किया हो, बट ज़रूरी है कि आपके जो फोर्थ ईयर है उसमें रिसर्च कंपोनेंट शामिल होता है। चाहे वो बैचलर हो या चाहे वो मास्टर हो, बेसिकली वो चाह ये रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा होता है जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, तो वो मेक श्योर करवाना चाह रहे होते हैं कि उसका प्रीवियस रिसर्च का एक्सपीरियंस है, स्पेशली वो थीसिस के प्रोसेस से गुजर चुका है, उसको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज में इवन पीएचडी के लिए अगर आपने बैचलर बाय रिसर्च किया हुआ है, यानी लास्ट ईयर में आपका एक रिसर्च कंपोनेंट शामिल है, तो आप एलिजिबल होते हैं और आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपका जो डीन ऑफ रिसर्च होता है उसने आपने उसको सेटिस्फाई करना होता है इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रिसर्च स्किल्स जो है ना वो अच्छी है और जो डिग्री आप करना चाह रहे हो आप उसके लिए सूटेबल हैं। अच्छा, तो एजुकेशन के बाद अगर हम लैंग्वेज की बात कर लें, तो अगर हम एक जनरल यूनिवर्सिटीज का पैटर्न देखें कि कौन से बैंड या उनको चाहिए होते हैं या क्या रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज के हवाले से, तो अगर हम आइल्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली 6.5 ओवरऑल उनको चाहिए होता है, नंबर वन। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप पीटी देना चाह रहे होते हैं तो 58 प्लस आपका एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए, और जो आइल्स है उसमें कोई भी बैंड आपका 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी ओवरऑल 6.5 एंड नो लेस देन 6। अच्छा, ये आपकी बिल्कुल एक स्पेसिफिक जनरल रिक्वायरमेंट मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स वेरी करता है और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम आर्ट्स, लॉ और इकोनॉमी की बात कर लें तो उसमें ये होता है कि ओवरऑल आपको 7 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, सो 7 ओवरऑल चाहिए होता है आइल्स में, और देयर शुड बी नो बेंड लेस देन 6.5, ठीक है, और उसी तरह पीटी का जो स्कोर है वो 65 प्लस होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि वो आइल्स नहीं देना चाह रहे होते हैं, उसे बचने की कोशिश करते हैं, तो उस हवाले से जो एक मेरा मशवरा है वो ये है कि आप आइल्स कर लें। थोड़ा सा इशू होता है लोगों को इन टर्म्स ऑफ कि वो फीस उसकी ज़्यादा है और उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे बैंड स्कोर कर लेते हो आइल्स से, तो नॉट जस्ट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट जनरली आपके लिए स्कॉलरशिप्स के जो दरवाजे होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। क्या मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं, बट एट द एंड पॉइंट उनके पास वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे अगेन वेरिएशंस हैं। होता ये है कि आपका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 5 ईयर के अगर हम पढ़ाई की बात कर लें, ठीक है, और आर्ट्स और लॉ में अगर हम आखिरी 2 सालों की बात कर लें, अगर आपने वो जो आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है यानी जो आपकी एजुकेशन है लास्ट 2 ईयर्स की या लास्ट 5 ईयर्स की, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, ठीक है, आपकी इंग्लिश में की है, ठीक है, और जो आपका इंस्टीट्यूट है
वो वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस यानी WHED डेटाबेस में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है तो इट मीन्स कि आप एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। बट देन अगेन ये कुछ मखसूस यूनिवर्सिटीज में और कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स में होता है। और आजकल यूनिवर्सिटीज मेक श्योर करवाना चाह रही होती है उनके पास लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट यानी आइल्स और पीटीई की अगर वो फुलफिल होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि उस तरीके से स्टूडेंट्स को वो एनरोलमेंट दें। अच्छा, एज के हवाले से कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ कंट्रीज में कुछ स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट्स होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे आपकी कम उम्र है वो एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कम से कम आप 17 साल के हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती, यानी नो अपर एज लिमिट। अच्छा, मैंने अभी आपको जो जनरल एडमिशन क्राइटेरिया है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में, चाहे आप मास्टर बाय रिसर्च और मास्टर बाय रिसर्च या आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके उसका मैंने आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। अब एडमिशन का क्राइटेरिया जो होता है ना वो डिफरेंट होता है और जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आपको स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी चीज़ें जिसके बेस पे आपके स्कॉलरशिप सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस कि आपको फीस मिले, सॉरी आपको स्कॉलरशिप एडमिशन मिले बट आपको स्कॉलरशिप ना मिले। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पीएचडी की अगर हम बात करें तो अफोर्ड करना, अगर आपको मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट है अपने घर से तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो लोग ये सारा जॉब करके अपनी मास्टर करते हैं या फिर बैचलर करते हैं, पीएचडी के केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर और फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो है कि जो उसकी क्वालिटी है वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि लोगों को बीच में पीएचडी वो छोड़नी पड़ी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंटिन्यू। अच्छा, तो अब स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पब्लिकेशंस, ठीक है, कि आपकी कितनी रिसर्च पब्लिकेशन है। देन अगेन जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि वो बेसिकली चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप के रिसर्च स्किल्स कितनी हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी जो लेट्स सपोज कोई डेटा एनालिसिस को कोई सॉफ्टवेयर हैं और अगर कोई प्रोजेक्ट आपका किसी उससे रिलेटेड है तो क्या वो आपको आती है नहीं आती, तो आपके बेसिक रिसर्च स्किल्स जानना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे पब्लिकेशंस थीसिस के अलावा एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप प्रूव कर सकें कि आपकी रिसर्च स्किल जो है ना वो अच्छी है। तो पब्लिकेशन के हवाले से ऑब्वियसली जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कुछ होते हैं वो ये होते हैं कि जिस तरह वो देखते हैं कि किस जर्नल में पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज कि वो इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं, ठीक है। जर्नल्स ऑब्वियसली पेयर रिव्यूड होना चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का क्या है। और उसके अलावा जो Q1 Q2 Q3 और Q4 है, यानी जो टॉप 25% है या 25 to 50% है और 50 to 75 एंड 75 to 100%, इन Q1 से Q4 में जितना आपका जो जर्नल है जहाँ पे आपका पेपर पब्लिश हुआ है जितना ऊपर होगा, यानी अगर Q1 होगा तो आपके पास काफ़ी चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। उसके अलावा जहाँ पे आपका पेपर पब्लिश हुआ है क्या वो स्कूपस में या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है या नहीं वो जर्नल, तो ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट देन अगेन अगर आपके पास लेट से कोई भी पेपर नहीं है और आपने कोई एक दो पब्लिकेशन भी की हुई है और कोई जर्नल से कोई बिल्कुल बेसिक से आपके जर्नल जो पेयर रिव्यूड है वहाँ पे आपने की हुई है, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आई मीन सब कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कुछ फैक्टर बताए, इम्पैक्ट फैक्टर और Q1 से Q4 एंड देन द वो कहाँ पे इंडेक्स्ड है, ठीक है। और आप आया फर्स्ट ऑथर है, फोर्थ ऑथर है, थर्ड है, सेकंड है, ये सारी चीजें मैटर करती है। बट एटलीस्ट आपका पेपर होना चाहिए, चाहे वो आप सेकंड ऑथर हो, थर्ड हो, एटलीस्ट आपके पास कोई सोर्स हो प्रूव करने के लिए कि आपकी रिसर्च स्किल जो है ना वो अच्छी है। पब्लिकेशन के हवाले से एक और पॉइंट मैं लास्ट में ऐड कर दूं और वो ये है कि अगर लेट सपोज आपकी कोई पब्लिकेशन, आपका कोई पेपर एज अ को या एज अ फर्स्ट ऑथर कहीं पे जो है ना अंडर रिव्यू है, तो आप उससे भी इस तरह से फायदा उठा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट सपोज एसओपी लिख रहे हैं या आप जो फर्स्ट ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर को, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। आप उन चीज़ों को जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, आप उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा पेपर है और किसी अच्छे जर्नल में अंडर रिव्यू है, तो ये चीज़ भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। दो चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताई हैं, क्या एक जनरल एडमिशन क्राइटेरिया है एंड द सेकंड इज कि आपका स्कॉलरशिप के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। अब द थर्ड थिंग इज के
इन 2 चीज़ों के अलावा वो कौन-सी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ के आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? अगर आपके अपने फील्ड से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है तो दैट रियली काउंट्स, ठीक है? नंबर 1 वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 2 आपने कोई लेट्स सपोज़ कोई इंटर्नशिप्स की हुई है अपनी फील्ड से रिलेटेड, आपने कोई वर्कशॉप्स अटेंड किए हुए हैं, कोई आपने समिट्स अटेंड किए हुए हैं, ठीक है? तो जो इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं या आपने कोई भी वॉलंटियर किया हुआ है, तो ये आपके सीवी को स्ट्रांग बनाते हैं या आपके एसओपी को स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने बताया कि ऑब्वियसली एक बेसिक क्राइटेरिया है, देन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है, पब्लिकेशंस है। बट देन अगेन ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहीं में जीपीए में और कहीं पे लेट्स सपोज पब्लिकेशन में लैग करते हैं तो ये चीज़ें आपको उस प्रोसेस में हेल्प कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन कोर्सेज जैसे आप लोगों को पता है कि कोर्सेरा है, उससे उसके अलावा काफ़ी ऑनलाइन लिंक्डइन के कोर्सेज हैं, ठीक है? आप उनको कर सकते हैं, कुछ फ्री भी अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा आप कुछ पेड करके भी कर सकते हैं। तो वो जो कोर्सेज होते हैं काफ़ी मैटर करते हैं। अब यहाँ पे आपने बड़ा स्मार्टली प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल स्मार्टली नॉट जस्ट इन द सेंस ऑफ कि आप उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर लें, बट जनरली भी कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिसर्च स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई जो सब्जेक्ट जो प्रपोजल आपने तैयार किया हुआ है वो क्वांटिटेटिव नेचर का है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपने आगे डेटा एनालिसिस करना होगा। तो अगर लेट्स सपोज आके आपने ऑलरेडी 2-3 ऐसे जो है ना कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑनलाइन किए हुए हैं डेटा एनालिसिस के हवाले से, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने एसपीएसएस का कोई कम्प्रिहेंसिव कोर्स किया हुआ है, तो इस तरह के कोर्सेज भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप उनको एसओपी में मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन के फॉर एग्जांपल मुझे डेटा एनालिसिस के लिए आगे ना सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है, तो ये चीज़ें सुपरवाइजर्स को भी एक तरह से वो नोट करता है कि यार जिस स्टूडेंट को मैं बुला रहा हूँ, जिस स्टूडेंट्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या वो इस काम को सही तरीके से कर पाएगा, तो ये चीज़ें मेक श्योर करें कि आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इस पोर्शन में हम बात करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। मैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सोशल साइंसेज और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो उसके 2-3 क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला तो ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपकी रैंकिंग होती है, चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो, चाहे वो हायर एजुकेशन की रैंकिंग हो, आप उसमें जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे लाई करती है फर्स्ट। और उसके अंदर भी आपने 2 चीज़ें देखनी होती है, एक कि वो यूनिवर्सिटी की जनरल रैंकिंग क्या है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फैकल्टी है उसकी रैंकिंग क्या है, क्योंकि कभी होता ये है कि कोई यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की वजह से मशहूर होती है, बट जिस फैकल्टी में लेट्स सपोज आप एडमिशन करना चाह रहे होते हैं तो उसकी रैंकिंग शायद इतनी अच्छी ना हो। तो अपने जो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आप रैंकिंग देख के उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। द सेकंड इज के ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ग्रुप ऑफ 8 के नाम से 8 यूनिवर्सिटीज है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, uni of Queensland, University of Western Australia, University of Adelaide, Monash और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। तो ये जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज आप इनको गूगल भी कर सकते हैं बाय ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। आप उनको देख लें, जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं इनकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है और रिसर्च जो आउटपुट है वो भी इनका काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम क्यूएस रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आती है। फॉर एग्जांपल 30वें नंबर पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो क्यूएस रैंकिंग में आती है वर्ल्ड वाइड। 33 पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, 41 पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, 45 पे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी कैंपस, 50 पे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और 57 पे मोनाश और 90 पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ 7 से 8 यूनिवर्सिटीज है जो क्यूएस रैंकिंग के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में लाई करती हैं। अच्छा, एक तो जनरल जिस तरह मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या फैकल्टी की रैंकिंग है उसके थ्रू आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो सुपरवाइजर है उसका प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसके साथ 3-3.5 साल काम करना है। अगर आपके सुपरवाइजर का अपना प्रोफाइल जो है ना वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद आपको फैकल्टी रैंकिंग या यूनिवर्सिटी रैंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जो सुपरवाइज़र को आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं उसके प्रोफाइल देख के उसके प्रीवियस पब्लिकेशंस को पढ़ें और देखें कि आपके साथ कितने वो अलाइन करते हैं, उसका कितना एक्सपीरियंस है उसका।
ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने अपने यूनिवर्सिटी को लेट्स सपोज शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अपनी फैकल्टी को देख लिया कि आप यहाँ पे जो है ना एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होता है वो ये होता है कि आपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट के ऊपर, उनकी फैकल्टी की वेबसाइट के ऊपर जो वहाँ की फैकल्टी होती है उनकी एक पूरी लिस्ट होती है जहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट ईमेल होते हैं, उनके जो प्रीवियस पब्लिकेशन हैं, क्या वो ओपन है, ओपन टू सुपरविजन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर उनकी कोई बुक्स वगैरह है तो वो भी आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि उसका जो काम है आपके काम के साथ अलाइन करता है या नहीं करता। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ से अपने सुपरवाइजर की जो पब्लिकेशन है उनको रीड किया, वहाँ से उनका ईमेल लिया। अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उनको ईमेल करने लगे। अच्छा, सुपरवाइजर के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक एक ड्राफ्ट बना के ईमेल का, उसमें सिर्फ सुपरवाइजर का नाम चेंज करके, ठीक है, वही वही जो ड्राफ्ट होता है हम उसको कई सुपरवाइजर्स को इवन विद इन फैकल्टी हम सेंड कर देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक क्रॉस है मेरी तरफ से। आप कोशिश करें कि आप इंडिविजुअल सुपरवाइजर को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी एक ही बंदे को कांटेक्ट करें एट द सेम टाइम। फर्स्ट एंड सेकंड ये कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, या जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उनका एरिया होता है, एरिया ऑफ रिसर्च है, ठीक है, तो उस लिहाज से आपने उस ईमेल को भी उस तरीके से ही ड्राफ्ट करना है, उसको यूनिक रखना है, ना कि आपने एक कॉपी पेस्ट ईमेल को बार बार यूज करना है देन वी से कि हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे या हमें रिप्लाई नहीं आ रहे। तो ये एक चीज़ है जिसका आपने काफ़ी ख्याल रखना। अच्छा, आपने अभी सुपरवाइजर को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है, आपने इसको कांटेक्ट करना है, आपने इसका ईमेल भी जो है ना ढूंढ लिया है, और उसके अलावा आपने उसकी प्रीवियस पब्लिकेशंस को भी रीड कर लिया और आपको उसके रिसर्च एरिया का भी अंदाजा हो गया है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसको ईमेल करने लगे। तो मैं अब इस वीडियो में ईमेल कंटेंट की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको 3 से 4 पैराग्राफ में आप लोग को डिवाइड करूंगा, लेकिन ये बताने से पहले ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं होता, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता जो सबके लिए सूटेबल होता है। ये एक जस्ट जनरल गाइडलाइंस के लिए बता रहा हूँ। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है आप उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, ठीक है, मैंने रिसेंटली यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की है। कंट्री को आपने लाजमी मेंशन करना होता है, ठीक है। आपने नाम बता दिया, अपनी कंट्री का बता दिया, प्रीवियस एजुकेशन का बता दिया। अ, अगर लेट सपोज आप लास्ट ईयर में है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं आपके जो आपकी डिग्री है कब कंप्लीट होने लगी है, ठीक है। और आप उसमें अब यहाँ पे दो तरीके हैं, शायद आप उस पहले ही जो आपका पैराग्राफ है उसमें आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेस, टाइम और फंड्स हैं कि आप मुझे सुपरवाइज कर सके इस एरिया में, या आप लास्ट पैराग्राफ में इस बात को भी पूछ सकते हैं। एज आई सेड कि ये बड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका सेकंड पैराग्राफ होता है वहाँ पे आप थोड़े से डिटेल में जाते हैं, अपना आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। आपकी प्रीवियस रिसर्च अगर पब्लिकेशन है उनकी बात कर लेते हैं, और उसके अलावा अगर आपकी कोई काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ लेट्स सपोज आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया उस तरह से, या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप है जो बहुत रेलेवेंट है इस जो प्रोजेक्ट के साथ, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। देन अगेन थर्ड पैराग्राफ में आपने जो स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं उस एरिया के हवाले से बात करनी। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया में काम करना चाह रहा हूँ और आपके साथ क्यों करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आपने चीज़ें बतानी होती हैं इन टर्म्स ऑफ के लेट सपोज आपका एरिया अलाइन करता है मेरे एरिया के साथ, ठीक है, या आपकी प्रीवियस कोई पब्लिकेशंस हैं, या कोई आप स्पेसिफिक उनके जो पेपर्स होते हैं उनका हवाला दे सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो कि हाँ ये वैसे ही मेरा ईमेल लेके मुझे ईमेल नहीं करा बट उसने काफ़ी डिटेल से मेरी प्रोफाइल रीड की हुई है। तो जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं, जितना आप यूनिक हो सकते हैं यहाँ पे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा इसके अलावा अगर आप लेट सपोज आपकी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल है तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं ईमेल के एंड में। सीवी और प्रपोजल के हवाले से अब इसमें दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। देन अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। सीवी आपने लाजमी अटैच करनी है ऑब्वियसली,
एंड मेक श्योर, हम अगली वीडियो में बात करेंगे सीवी के हवाले से कि सीवी आपने कैसे बनानी है, बट मेक श्योर कि आप सीवी लाजमी उसको अटैच करें। प्रपोजल के ऊपर दो तरीके हैं जिसके जिसके ऊपर लोग जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। द फर्स्ट इज कि आप एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट का एक प्रपोजल बना लें उस जो सुपरवाइजर है उसके एरिया से रिलेवेंट, और आप उसको अटैच कर ले तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिप्लाई आए। या फिर आप सिर्फ एक जनरल सा ईमेल जैसा मैंने आपको बताया वो करके आप उससे पूछ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है और फंड्स है यानी स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मैं इस प्रपोजल पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको वो प्रपोजल सेंड कर सकता हूँ, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप पहले ईमेल में, अगर आपके पास प्रपोजल नहीं है तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रपोजल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको वहाँ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है और आपको कहते हैं कि आप जी मुझे आप सेंड कर दें प्रपोजल, तो आप प्रपोजल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा प्रपोजल अगले ईमेल में कैसे सेंड कर दूं। तो आपने बिल्कुल एक बेसिक सा प्रपोजल यानी 3 से 4 पेजेस का, ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट एरिया का अंदाजा होना चाहिए, जो रिसेंट जहाँ पर पब्लिकेशन है उसका पता आपको पता होना चाहिए। तो आपने बहुत एक बेसिक सी प्रपोजल बना के आपने उसके साथ अटैच करना है। उस प्रपोजल के ऊपर भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो आपने सी अटैच करनी है। प्रपोजल अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ अटैच करें। नहीं बना हुआ तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, या लेट से अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जैसे आपको रिप्लाई आता है तो आप उसके ऊपर काम करके उसको वापस रिप्लाई में सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन में अभी हम बात कर लेते हैं प्रपोजल के हवाले से। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है देन अगेन प्रपोजल का, ठीक है। डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस या डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स के प्रपोजल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका एरिया क्या है, फील्ड क्या है, और आपके सुपरवाइजर आपसे कितने डिमांड करता है कि कितना वो कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होना चाहिए प्रपोजल। बट जनरली जो फर्स्ट आपकी ईमेल होती है, लेट्स सपोज अगर आप उसको अटैच करना चाह रहे हैं, या इवन आपको सुपरवाइजर कहता कहता भी है कि आप रिप्लाई के बाद आप उसको सेंड करते हैं, तो जो एक बेसिक फॉर्मेट है प्रपोजल का वो 3 से 5 पेजेस के बीच में हो सकता है। सोशल साइंसेज और आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप थोड़ा सा इंट्रो करवाते हैं अपने सब्जेक्ट का, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उससे आपके रेलेवेंट रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मेंशन करना है, अगर आपने इतना काम किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिर्फ रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी को मेंशन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है, और ऑब्वियसली उसके बाद आपके रेफरेंसेस होंगे। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इन्हीं को अगर बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मेट में, यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि वो जो जिस एरिया में आप करना चाह रहे हैं वो एक ऑब्वियसली स्टार्ट में बड़ा ब्रॉड एरिया होता है, देन यहाँ पे आप आते हैं तो पहला पूरा साल आप उसके ऊपर प्रपोजल के ऊपर काम करते हैं, और 1 साल के बाद आप कन्फर्मेशन में अपीयर होते हैं, जहाँ पे आप कैंडिडेट बनते हैं, आपके पीएचडी कैंडिडेट बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा हो, ऑब्वियसली जितना अच्छा हो वो ठीक है, बट ये नहीं कि आपने उसके ऊपर कोई महीने लगाने हैं, ठीक है। वो एक बेसिक सा प्रपोजल होता है। एक तो सुपरवाइजर देखना चाह रहे होते हैं कि आपका जो आइडिया है उसका आप कितने क्लियर हैं उस हवाले से, और सेकंड ये कि आपकी स्किल्स क्या है, मतलब आपको एक बेसिक रिसर्च राइटिंग का आपको पता है। तो ये दो चीजें वो देखना चाह रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया कि सुपरवाइजर्स का एरिया मैच करना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से एक और चीज़ ये भी ज़रूरी है कि देखें, अगर आपका सुपरवाइजर लेट सपोज वो एक मीडिया डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो मीडिया के अंदर अब इतनी स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप किसी एरिया को मेंशन कर रहे हैं, उसको ईमेल करें, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि आप एक जेनेरिक सा उसका आइडिया दे के आप उसको कोई भी आइडिया सजेस्ट कर दे तो आपको रिप्लाई नहीं आता, देन इश्यू आपके लिए बनता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सीवी के हवाले से। इसमें कुछ मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है, देन अगेन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ज़रूर इन्हीं बातों को फॉलो करें, लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए इस वीडियो को देखें आप। अ, मेरे नज़दीक सोशल साइंसेज में अगर आप किसी को सुपरवाइजर को अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी जो सीवी है वो 2 पेजेस से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि हम बेसिकली करते ही हैं कि हमारे पास एक सीवी बनी होती है,
जिसको हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम इंटर्नशिप्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम वॉलंटियर वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम पीएचडी रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपका जो वर्क सीवी हो वो डिफरेंट हो, और जो आपकी रिसर्च सीवी हो, यानी जो आप पीएचडी या मास्टर बाय रिसर्च के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट हो, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ें रखनी है जो आपके उस प्रोजेक्ट के हवाले से यानी उस डिग्री के हवाले से रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एजुकेशन रखनी है तो आपको कोई मैट्रिक एफएससी रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ बैचलर ऑनवर्ड्स जो है ना एजुकेशन रख सकते हैं। एक्सपीरियंस लेट्स सपोज अगर आपका है जो टोटली इरेलीवेंट फील्ड में है तो उसको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है अपनी सीवी के ऊपर। दूसरी तरफ अगर आपका लेट्स सपोज कोई ऑनलाइन कोर्स है जो रेलेवेंट है तो आप उसको मेंशन करें और उस एक्सपीरियंस को ना करें, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के साथ सूट नहीं करता। उसके अलावा इंटर्नशिप अगर आपकी कोई रेलेवेंट है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन को आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कहाँ पब्लिश हुई है। आप जर्नल जर्नल का नाम साथ में लिख सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज कोई इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। उसके अलावा अगर आप स्किल्स वाइज लेट्स सपोज जैसा मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि अगर आप किसी क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट के लिए या आपका जो प्रपोजल है वो क्वांटिटेटिव मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो लेट्स सपोज अगर आप मेंशन करते हैं कि आप एसपीएसएस जो है ना उसको चलाना जानते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और देन अगेन अगर आपको चूज करना पड़े बिटवीन लेट्स से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिटवीन फोटोशॉप एंड एसपीएसएस, तो आपको एसपीएसएस को डालना चाहिए। फोटोशॉप अगर आपके स्किल है लेट्स सपोज तो वहाँ पे फोटोशॉप मेंशन करके यानी एक रिसर्चर के सामने तो उसको फायदा नहीं आपका होने लगा। तो मेक श्योर करें कि जो ओनली जो आपकी रेलेवेंट स्किल है सिर्फ उन्हीं को मेंशन करें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी लेट से लास्ट ईयर में इंटर होने लगे हैं या हो चुके हैं, या और स्पेशली जो मास्टर बाय रिसर्च के हैं वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आगे पीएचडी के लिए उनका प्लान है। अपनी सीवी को ओवर टाइम यानी जो अगले 1-2 साल है उसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली सीजीपीए जो आपका होता है वो आप तो एकेडमिकली उसको लेके चल ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा पब्लिकेशंस आप लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग अपना जो आपका लास्ट थीसिस होता है वहां से पब्लिकेशन निकालें। आप एक दो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मिलके कोई बेसिक बिल्कुल एक सर्वे बेस्ड पेपर भी आप अगर आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए एक उस डिग्री के बाद एक काफी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिस तरह मैंने कहा वो आप ऑनलाइन कोर्सेज रिसर्च से रिलेवेंट जो है वो आप कर सकते हैं। जो रिसर्च से रिलेवेंट सॉफ्टवेयर है उनको आप सीख सकते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, उनको सीवी पे मेंशन करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उसके अलावा उसके अलावा जो वॉलंटियर वर्क है आपकी जो रिसर्च असिस्टेंट अगर आप किसी के साथ काम करते हैं, अम, आप कहीं पे इंटर्नशिप करते हैं रेलेवेंट, ठीक है, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ओवर टाइम आपके सीवी को इम्प्रूव करती हैं। पर्सनल स्टेटमेंट और रिकमेंडेशन लेटर्स की बात करेंगे। जो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होते हैं आपके जो प्रीवियस सुपरवाइजर है या आपके जो टीचर्स हैं उनसे, या आप जहाँ पे आपने सपोज काम किया हुआ है, मेक श्योर के वो जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो यूनिक हो, नेट से डाउनलोड करके और फिर टीचर से साइन करवा के, तो वो काफ़ी जेनेरिक होते हैं। ऑब्वियसली जो आगे जो पढ़ने वाला होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है तो उनको समझ आ जाती है। तो मेक श्योर करें कि वो यूनिक हो। अगर आप अपने जो आपके प्रीवियस सुपरवाइजर है जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, तो आप उनको इवन पॉइंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है आपने कुछ जो पॉइंट्स लेट सपोज आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करने हैं और आपने कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स में अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वाकई प्रूफ है कि लेट सपोज आपने एसपीएसएस किया हुआ है, उसके ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं और अगर आपने उनको यूज़ किया हुआ है उसके प्रोजेक्ट में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को आप अपने रिकमेंडेशन लेटर में मेरे लिए मेंशन कर दें। उसके अलावा सुपरवाइजर का साइन होना और उसका जो स्टैंप है और लोगो है यूनिवर्सिटी का उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिकमेंडेशंस के हवाले से लोगों को काफ़ी इशू होता है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बैचलर में हैं या अभी मास्टर में हैं और अभी स्टार्टिंग में है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके जो टीचर्स होते हैं उनसे तो हमेशा अपने कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आपके क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो सब्जेक्ट ओवर हो गया तो आपने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। ये जो आपके टीचर्स होते हैं चाहे वो बैचलर हो चाहे वो मास्टर हो, वो आगे आपके स्कॉलरशिप्स के लिए हैं। उसके अलावा जो इवन आगे पीएचडी के लिए भी और पोस्ट डॉक के लिए भी, मतलब ये सारी जो आपकी एक
एक नेटवर्क आपका बन रहा होता है, तो मेक श्योर करें कि आप उनके साथ एंगेज रखें, एंगेज रहें,